Assalamualaikum students. In previous lecture we have completed exercise 6.6. Now we are moving towards exercise 6.8. Okay students, resolve into the factors. Factors में आपने resolve करना है. Factors का मतलब क्या है? Factorization. पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपके जो कोर्स में है तो ये 1 से लेके 10 ऑल्टरनेट करना है आपने, ठीक है. ऑल्टरनेट मतलब 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से करना है, ठीक है. अब आप देखिए हमने ये करना है x² प्लस 5x प्लस 6. ये मेरे पास क्वेश्चन है, मुझे इसे फैक्टर में चेंज करना है. फैक्टर मीन्स कि मुझे इन सब के दरमियान का जो साइन है, इनके दरमियान का जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन का चाहिए, प्लस का नहीं चाहिए. तो अब मैं क्या करूँ, मेरे पास मैं हमेशा फैक्टराइजेशन को स्टार्ट करती हूँ 3 उसूल से. हैविंग समथिंग कॉमन, यूजिंग फॉर्मूला और लास्ट होती है मिड टर्म ब्रेक. मिड टर्म ब्रेक हम उस मजबूरी में यूज़ करते हैं जब ये दोनों चीज़ें फेल हो जाएं. जब ये दोनों चीज़ें फेल हो जाएं तब हम मिड टर्म यूज़ करते हैं, मिड टर्म ब्रेक यूज़ करते हैं. अब हम क्या करें, कॉमन आए, पहले कॉमन देखते हैं. इन तीनों में कॉमन आना चाहिए. अगर तीनों में कॉमन नहीं है तो हम ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते. इन तीनों में कुछ कॉमन है, इन तीनों में कुछ कॉमन है. कॉमन निकाल के हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स बना देते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाता है. इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. जब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो मेरा पहला उसूल फेल हो गया फैक्टराइजेशन का. अब मैं सेकंड पे मूव करूँगी विच इज़ हैविंग अ फॉर्मूला. अच्छा जी, अप्लाइंग फार्मूला. फार्मूला कौन सी है मेरे पास? मेरे पास जो फार्मूला है जिसमें फैक्टर्स बनते हैं वो एक ये वाला फार्मूला है, ठीक. और एक है मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है. ये कब यूज़ होता है, 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. बेटा आपको फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि आपको ब्रैकेट में बंद कर देना आंसर को, ठीक है. अब इस तरह का कोई 3 टर्म्स हों तो उसके आंसर में मैं ब्रैकेट लिख सकती हूँ, लेकिन आप देखिए कि फॉर्मूला अप्लाई हो भी रहे कि नहीं, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन रैंडम ही आएगा. आपको नहीं पता कि ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से या किससे. आपको बेसिक से ही चलना है, आपको फर्स्ट स्टेप से चलना है कि पहले मैं कॉमन लूँगा और अगर कॉमन नहीं आएगा तो फिर मैं फॉर्मूला पे मूव कर जाऊँगा, ठीक है. अब आप देखिए बेटा, अगर आपके पास कॉमन नहीं आया, अब फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं. ये तो 2 टर्म्स का फॉर्मूला है तो ये तो इस पर यूज़ ही नहीं हो सकता, इसको भी क्रॉस लगा दीजिए. फिर आता है ये है 3 टर्म्स का फॉर्मूला. शायद ये यूज़ हो जाए, शायद इसके तरीके से फैक्टराइज हो जाए. देखते ये यूज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता. ये यूज़ नहीं हो सकता, ये यूज़ हो ही नहीं सकता. इसकी रीज़न ये है कि इसमें भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है. फर्स्ट टर्म तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो ये फॉर्मूला भी कैंसिल हो गया, यानी मैं फॉर्मूला भी यूज़ नहीं कर सकती. अब जो लास्ट चीज़ है फैक्टराइजेशन के लिए वो है मिड टर्म ब्रेक. मुझे करनी है मिड टर्म को ब्रेक. अब मिड टर्म को मैं ब्रेक करूँगी तो मुझे फैक्टर मिलेंगे. अच्छा, मिड टर्म ब्रेक पूरा एक प्रोसेस है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ में आएगा. पहली बात, मिड टर्म ब्रेक करने के उसूल हैं, रूल्स हैं. आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म से, ठीक है. लास्ट टर्म का कोफिशेंट, अगर वेरिएबल है तो लास्ट टर्म का कोफिशेंट होगा. अच्छा, कोफिशेंट क्या होता है बेटा? कोफिशेंट ये होता है जैसे कि मैं लिख के बताऊँ, आपके पास 5x², ठीक. तो ये x² जो है वो वेरिएबल है ना. a से लेके z तक जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी भी चीज़ें वो वेरिएबल हैं. और जो 5 है वो इसका कोफिशेंट है. कोफिशेंट अकेले नहीं होता, कोफिशेंट किसी न किसी वेरिएबल का होता है. अगर मैं तन्हा 5 लिख दूँ तो अब ये कांस्टेंट बन गया, इसका नाम कांस्टेंट है, ठीक है. ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आपके पास होने चाहिए, ठीक है. अब मैं कहूँ कि मुझे पहले मल्टीप्लाई करना है कोफिशेंट ऑफ x² इनटू लास्ट टर्म. मैं साथ साथ करती भी जा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है, ठीक है. अगर आप देखें मेरे पास कोफिशेंट ऑफ x²
एक्स स्क्वायर क्यों लिखा मैंने यहाँ, मैं कोई भी लिख सकती थी, मैं लिखूंगी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल लिखूंगी, ठीक है, वेरिएबल का स्क्वायर होगा उसका कोफिशिएंट होगा, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल लिखना चाहिए मैंने आपकी इजी करने के लिए आपको यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। फिर मैंने ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, स्टेप 1 लिख लीजिए चाहे आप। उसके बाद लास्ट टर्म का कोफिशिएंट, इसके पास तो वेरिएबल ही नहीं है, तो लास्ट टर्म क्या है 6, मुझे मिल गया 6। आपके पास या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्ट कर लेते हैं, बट डायरेक्ट करने में चांस होता है कि ये तो बहुत छोटा सा नंबर है ना, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े नंबर होते हैं उसमें आप फिर फंस जाते हैं। मैं इसका ले लूँगी एलसीएम, 2 × 3, 3 × 1। एलसीएम लेने के बाद मुझे फैक्टर्स मिल गए। सेकेंड स्टेप क्या है कि मुझे फैक्टर्स मिल गए। क्या फैक्टर मिले, मुझे मिल गए 2 और 3 फैक्टर। किसके फैक्टर हैं 2 और 3? 6 के। मुझे असल मिड टर्म ब्रेक का मतलब क्या है कि सेकेंड मिड टर्म, मिडिल टर्म, बीच वाली टर्म कब होती है, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म के दरमियान जो सेंटर वाली टर्म होती है उससे हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेक। अब मुझे एक बात बताइए आप कि अगर मुझे जो मेरा मिड टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मुझे इन दोनों टर्म्स की कॉम्बिनेशन से बीच वाली टर्म को तोड़ना है। तोड़ मैं खुद भी सकती हूँ, लेकिन उससे क्या होगा कि फैक्टर्स कॉमन नहीं आएंगे, तो वो फैक्टर्स नहीं बनेंगे। अगर कॉमन ही नहीं आएगा दोनों में कुछ, तो फैक्टर्स ही नहीं बनेंगे, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन का उसूल है। 2 और 3 हो जाएगा 6, 2 3 6। अब मुझे एक बात बताइए कि आपके पास ये तो 2 3 6 हो गया, अब मैं इसको यूज़ करके मिडिल टर्म बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी? मेरे पास है 5, मुझे 5 बनाना है। 5 बनाने के लिए मैं प्लस करूं या माइनस करूं? मैं अपने पास से नहीं कर सकती। प्लस करूं या माइनस करूं? मैं अपने पास से। थर्ड स्टेप है साइन ऑफ लास्ट टर्म। साइन ऑफ लास्ट टर्म shows either the factors are added or subtracted। यानी कि मैं ये कह रही हूँ कि लास्ट टर्म का साइन, ये देखिए ये है लास्ट टर्म, इसका साइन बताएगा कि जो फैक्टर्स आए हैं उनके दरमियान में प्लस का साइन लगाऊं या माइनस का साइन लगाऊं, ठीक है। मुझे वही करना होगा जो साइन होगा लास्ट टर्म का, ठीक। मैं 2 + 3 5 मिल गए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको इजीली 2 + 3 5 जो है वो मिल गया। ये इजी क्वेश्चन था। अब आप इसमें देखिए, मैंने इसको ब्रेक करना है। कैसे करूँ? अच्छा, बच्चों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि क्योंकि हमने जो है वो ब्रेक फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को यूज़ किया है तो उसको भी हम ब्रेक कर देते। नहीं, आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ लिखनी है। मैंने उनको सिर्फ यूज़ किया है, उनको ब्रेक नहीं किया। ब्रेक मीन्स तोड़ना, और तोड़ते हैं हम मिडिल टर्म को। जब हम मिडिल टर्म को तोड़ते हैं तो अब आप देखिए कि आपके पास ये सिचुएशन है कि आपने 2 और 3 के दरमियान साइन कौन सा लगाया? प्लस लगाया। मैंने खुद से लगाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। रूल है कि लास्ट टर्म का जो साइन है वो बताएगा कि फैक्टर्स को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो लास्ट टर्म का जो साइन था वो है प्लस, तो मैंने लिखा 2x + 5x + 6। अब आप देखिए इन दोनों के दरमियान जो कॉमन है वो x है। इन दोनों के दरमियान हमें ये 4 टर्म्स बन गई, ठीक है। 4 टर्म्स के बाद मैंने पेयरिंग की है, ठीक है। पेयरिंग करने में ये है कि आपने जो पेयरिंग की है उसमें दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, वरना आपकी फैक्टराइजेशन परफॉर्म नहीं होगी। इन दोनों में x कॉमन है, एक x बाहर चला गया, अंदर क्या बचा? x प्लस एज इट इज। यहाँ पर जो x था वो बाहर चला गया है, 2 आ गया आंसर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? प्लस, कुछ भी कॉमन, सॉरी 2 + 3 लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई। 2 + 3 5। अच्छा, अब आप देखिए कि 2 + 3 5 बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है, आपने कोई मिस्टेक की है, यानी अगर आप मैं इसे ऐड कर दूं दोबारा से तो मुझे 5 मिल रहा है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि मैंने
ये नंबर्स में देख लें आप, वेरिएबल्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप नंबर्स में देखें कि 2 + 3 5 होता है। मैंने इसको ब्रेक कर दिया 2 और 3 में, ठीक है, 2 और 3 में। अब आप इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, ये है 3 और ये है 6। 3 कितने टाइम्स 6 होता है? 2 टाइम्स। तो मुझे क्या कॉमन मिला यहाँ से? 3 कॉमन मिला। ये वाला 3 बाहर जा चुका है, अंदर बचा है x प्लस 3 कितने टाइम्स 6 होता है? 2 टाइम्स। ये 3 तो बाहर चला गया ना, ठीक। अब आप देखिए मेरे पास ब्रैकेट दोनों सेम आ रहे हैं। अब जो सेम ब्रैकेट आ रहा है वो मैंने कॉमन ले लिया। आप लोग इसको ऐसे यूज़ करते हैं कि बाहर आ गया है, हमने इनको कॉमन, ये देखिए ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है। भाई प्लस माइनस बताता है ना नंबर ऑफ टर्म्स कितनी। जब ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है तो इसमें क्या है? इसमें ये है कि इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन आया है वो x + 2 आया है। अब आप इसको हाइड कर दीजिए क्योंकि ये मैं बिल्कुल ही ऐसी बात है कि 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 4 ज़ा 8, सही। अब यहाँ पर अगर मैंने 2 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा? 3 + 4। ये बिल्कुल मैंने ऐसे ही किया है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनमें जो कॉमन है वो है x + 2, वो बाहर चला गया, अंदर बचा x, ठीक। ये बाहर चला गया था ना, इसकी जगह कुछ नहीं होता, 1 होता है और x को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो x ही मिलेगा मुझे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर है प्लस 3 के साथ जो ब्रैकेट था वो बाहर चला गया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 ही बचेगा। भाई यहाँ कुछ नहीं था ना, जहाँ कुछ नहीं होता वो वहाँ नहीं होता है। तो x + 3 आंसर आ गया। ये मेरे पास आंसर आ गया x + 2 x + 3। थैंक यू स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट लेक्चर we will do question number 3 and 5 are homework, ठीक है। 3 और question number 3 and not 5 नहीं है होमवर्क, 3 होमवर्क है, 3 होमवर्क है, 5 मैं आपको करवाऊँगी इंशाल्लाह।